My dear friend, today the topic of my lecture is डीसी मोटर। आज हम लोग डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग इसके पहले डीसी जनरेटर को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है, उस पर न्यूमेरिकल भी बनाए हैं। हर एक टाइप का डीसी जनरेटर को हम लोग पढ़े हैं, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड डीसी जनरेटर। ऑल डीसी जनरेटर पढ़ने के बाद हम लोग डीसी मोटर को पढ़ना शुरू किए, इसलिए इसको समझना बहुत ही आसान है क्योंकि सेम डीसी मशीन को हम डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह डीसी मोटर का, डीसी शंट मोटर का डायग्राम है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह एक सप्लाई वोल्टेज डीसी मोटर को जा रहा है। सप्लाई वोल्टेज टू दी आर्मेचर, सप्लाई एंड वन पार्ट ISH शंट करंट, IL एक लोड करंट हो गया, IA हमारा आर्मेचर करंट हो गया और ISH शंट करंट हो गया। ये तीन करंट है जो कि आर्मेचर में एक जा रहा है IA और IL सप्लाई के द्वारा लोड करंट जा रहा है। इसको देखने के बाद हम लोग वोल्टेज इक्वेशन पर आते हैं। हमने क्लास को शुरू करने से पहले एक लाइन लिखा है, समय ही जीवन का अमूल्य रत्न है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति समय का मोल को समझ लिया वह लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा, वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा। He will utilize the time very wisely। इसलिए हमने इस लाइन को लिखा है। तो हम लोग देखेंगे वोल्टेज इक्वेशन। डीसी मोटर का वोल्टेज इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू EB प्लस IARA। V हमारा सप्लाई वोल्टेज है, EB बैक EMF जो आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और IARA आर्मेचर ड्रॉप है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाए। इस वोल्टेज इक्वेशन में जब हम दोनों तरफ आर्मेचर करंट से गुना करते हैं तो हमको पावर इक्वेशन मिलता है, V इंटू IA, EB इंटू IA प्लस IA स्क्वायर RA। दिस इज द पावर इक्वेशन। इस पावर इक्वेशन में ये तीन भाग है, तीनों भाग को हमको बहुत क्लियर समझना है। VIA क्या है, EBIA क्या है, IA स्क्वायर RA क्या है। तो VIA, दिस इज द इनपुट पावर टू दी मोटर। VIA क्या है? जो पावर हम मोटर को दे रहे हैं वही पावर है, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर टू दी आर्मेचर। उसके बाद EBIA, दिस इज द सेकेंड टर्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही वह मैकेनिकल पावर है जो आर्मेचर में डेवलप हो रहा है। हम लोग फैराडेज लॉ के अनुसार when a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a mechanical force due to the torque produced into the coil and therefore it starts rotating। वह जो मैकेनिकल फोर्स है जो आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है वही EBIA है। सप्लाई वोल्टेज माइनस ड्रॉप सप्लाई वोल्टेज, और इसमें जब हम लोग गुना करके ये IA जब इसको माइनस करते हैं तो EBIA निकलता है। दिस इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ऑन द आर्मेचर ड्यू टू द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर EBIA। यही हमारा मैकेनिकल पावर है जो कि टॉर्क को घुमा रहा है और RPM के रूप में हमको मिल रहा है। IA स्क्वायर RA क्या है? दिस इज द कॉपर लॉस इन द आर्मेचर। So this is the power equation, this is the voltage equation, and now the current equation। current equation IA बराबर IL माइनस ISH। IL
जा रहा है मोटर में, उसमें से ISH को माइनस कर देंगे तो हमको IA निकल जाएगा। IA बराबर IL माइनस ISH शंट करंट सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई शंट रेसिस्टेंस। सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई शंट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड शंट करंट। अब एक इसमें मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को समझना है। Why the armature starts rotating, how the torque produced into the armature according to the Faraday's laws of electromagnetic induction. When a current carrying coil is placed into the magnetic field, it experiences a mechanical force, and due to that mechanical force it starts rotation. जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कंडक्टर में कॉइल में करंट पास हो रहा है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एक मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होगा। वह मैकेनिज्म क्या है? नॉर्थ पोल के सामने जो कॉइल है उसमें ऊपर से नीचे करंट जाएगा, उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। साउथ पोल के सामने जो कॉइल है उसमें अपवर्ड करंट जाएगा, उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। इस तरह से एक और डाउनवर्ड फोर्स और एक अपवर्ड फोर्स मिलकर कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कॉइल में क्या प्रोड्यूस करता है? तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसीलिए कॉइल घूमना शुरू कर देता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर within the magnetic field as per the Faraday's laws of electromagnetic induction. तो ये हमारा करंट इक्वेशन हो गया, ये वोल्टेज एंड पावर इक्वेशन हो गया। अब एक इक्वेशन यहाँ पर है, जब हम सेम डीसी मशीन को मोटर के रूप में यूज करते हैं उस समय में अब वोल्टेज इक्वेशन यह है। इसमें से यदि हम बैक EMF को लिखना चाहेंगे तो EB इक्वल टू V माइनस IAR, EB इक्वल टू V माइनस, ये इधर आ जाएगा, V माइनस IAR, where V is the supply voltage. In case of motor, V is the supply voltage, IAR is the armature drop. जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमको बैक EMF, इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर, ये हमको मिलता है इन केस ऑफ मोटर। लेकिन अगर हम सेम डीसी मशीन को एज ए जनरेटर इस्तेमाल करते हैं उस समय क्या होता है? जनरेटेड वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर ड्रॉप। आर्मेचर ड्रॉप को जब हम टर्मिनल वोल्टेज में जोड़ते हैं तो हमको जनरेटेड वोल्टेज मिलता है। हमने जनरेटर में यह इक्वेशन लिखा भी है, इस इक्वेशन को हमने वहाँ पर लिखा है, EG इक्वल टू V प्लस IAR। तो डीसी मशीन जो है उसको हम जनरेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, मोटर के भी रूप में यूज कर सकते हैं। जब हम मोटर के रूप में यूज करेंगे तो बैक EMF का ये इक्वेशन होगा। ये EMF हमारा आर्मेचर में इंड्यूस्ड हो रहा है, दिस इज बैक EMF, इट इज ऑलवेज लेस देन द सप्लाई वोल्टेज। इन केस ऑफ मोटर द बैक EMF इज लेस देन द सप्लाई वोल्टेज, बट इन केस ऑफ जनरेटर द जनरेटेड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा माइन्यूटली देखना है और इसके बाद ये वेरी वेरी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं है। मोटर के रूप में यूज करेंगे तो क्या इक्वेशन होगा, जनरेटर के रूप में यूज करेंगे तो जनरेटर वोल्टेज का क्या इक्वेशन होगा। वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू बैक EMF प्लस IAR। ये ड्रॉप को समझना, आर्मेचर ड्रॉप, उसको इसमें जोड़ते हैं तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज बैक EMF से बड़ा है। उसी में IA से हम लोग गुना कर देते हैं तो ये पावर इक्वेशन निकलता है। पावर इक्वेशन निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आर्मेचर पर जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है जिसके कारण वह घूम रहा है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए पावर इक्वेशन ज़रूरी है। उस पावर इक्वेशन में 3 टर्म मिला, एक V इंटू IA मिला। यह V इंटू IA जो है वह इनपुट पावर है।
इनपुट पावर टू द मोटर, इनपुट पावर टू द मोटर। और EBIA क्या है? EBIA is the equivalent electrical power of the mechanical power developed in the armature। जो मैकेनिकल पावर आर्मेचर में डेवलप हुआ उसके इक्विवेलेंट ही यह इलेक्ट्रिकल पावर है जो हमको इस मैकेनिकल पावर का वैल्यू दे रहा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है। नाउ IA स्क्वायर RA कॉपर लॉस इन द आर्मेचर, आर्मेचर में जो कॉपर लॉस हो रहा है ये हो गया। तो ये तीनों हमारा पावर इक्वेशन डिफाइन कर दिया। नाउ करंट इक्वेशन IA इज दी IL माइनस ISH, क्योंकि इधर से IL जा रहा है, थोड़ा सा ISH में गया, जो बचा हुआ आर्मेचर में गया, तो IA बराबर IL माइनस ISH इक्वल टू V/RSH सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रोटेशन। Mechanism of rotation as per Faraday's law of electromagnetic induction, when a current carrying coil is kept in the magnetic field, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क, उस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है। जो मैकेनिकल फोर्स उसमें जो है उस कॉइल को घुमाता है। वह मैकेनिकल फोर्स क्या है? तो दोनों साइड दो तरह का फोर्स लग रहा है जो कि टॉर्क उत्पन्न कर रहा है। जब हम किसी चीज़ पर दो किनारे पर एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं तो वह उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। वह टॉर्क ही उसको रोटेट कराता है। इट इज द टॉर्क विच प्रोड्यूसेज रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। तो यह मैकेनिज्म ऑफ रोटेशन है, मैकेनिज्म ऑफ टॉर्क है। नॉर्थ पोल के सामने जो कॉइल है उसमें डाउनवर्ड करंट, इट इज इंडिकेटेड एज क्रॉस। साउथ पोल के सामने जो कॉइल है उसमें अपवर्ड करंट, इट इज इंडिकेटेड एज डॉट। एंड टेकिंग बोथ इनटू द अकाउंट, दोनों को जब हम लोग एक साथ लेते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है और आर्मेचर घूमता है। सो दिस इज द अबाउट DC मोटर। हम समझते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हम कंसंट्रेट होकर इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इवन देन अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यू मस्ट राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। यह मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कहीं भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर इंडिकेट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस दिक्कत को अगले क्लास में दूर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।